Chapters 1641 Very interesting, 1642 Blood Revenge, 1643 Grotto Heaven changes owners, 1644 Big Family Chi Chapter Start Chapter 1641 बहुत इंटरेस्टिंग फैंग युआन के बेहद खतरनाक किलिंग इंटेंट का सामना करते हुए बाई निंग बिंग मुस्कुराए और सीधा फैंग युआन की आंख में देखकर उल्टा सवाल किया, मैं भला क्यों भागूं? एक पाल रुकने के बाद उसने कहा, ची क्लैन के गू इमॉर्टल्स भाग गए, वो इसलिए क्योंकि वो तुम्हें नहीं जानते। हम दोनों किंग माउ माउंटेन से हैं और तुम्हें जितना मैं समझती हूं वो लोग भला कैसे बच पाते? ही जब मैं भाग ही नहीं सकती तो भागने का फायदा क्या? मैं ना सिर्फ भागूंगी नहीं बल्कि इसके उल्टा मेन शैडो सेक्ट ज्वाइन करूंगी। फैंग युआन के माथे पर बाल पड़ गए। मैंने इस बारे में सोचा था, लेकिन तुम्हारा बाईशियांग किलर मूव बहुत कमाल का है, ये तुम्हें लगभग हर अलायंस एग्रीमेंट से आज़ाद कर सकता है। बाईशियांग की खासियत ये थी कि वो गू इमॉर्टल को एक यूनिक अस्तित्व में बदल देता था, एक छोटा सा टुकड़ा भी रिजेनरेट होकर दोबारा पैदा हो सकता था। अलायंस एग्रीमेंट्स का असली मतलब इन्फॉर्मेशन पाथ के डाओ मार्क्स द और बाई निंग बिंग अपने आप को नुकसान पहुंचाकर अपने इन्फॉर्मेशन पाथ डाओ मार्क्स से छुटकारा पाने के लिए बाईशियांग का इस्तेमाल कर सकती थी, जिससे उसके अलायंस एग्रीमेंट्स बेकार हो जाते। इसलिए बाईशियांग का इस्तेमाल हीलिंग के लिए भी किया जाता था, शरीर से अनचाहे डाओ मार्क्स को हटाने के लिए। बिल्कुल। फैंग युआन की गहरी चिंता का सामना करते हुए बाई निंग बिंग हंस पड़ी। अपनी सुरक्षा की उस कोई परवाह नहीं थी, लेकिन क्या ये और भी एक्साइटिंग नहीं है? फैंग युआन ने गुस्से में कहा, मैं तुम नहीं हूं, बाई निंग बिंग। बाई निंग बिंग ने सर हिलाया, उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसकी ड्रैगन जैसी आंखों में एक चमक आ गई। हाँ, ये सच है, मैं हमेशा से एक्साइटमेंट के पीछे भागी हूं, इसीलिए मैं तुम्हारी तारीफ करती हूं। फैंग युआन, तुम्हारी लाइफ सच में एक्साइटिंग है, इतनी थ्रिलिंग। हर बार जब तुम कोई साजिश रचते हो, हर बार जब तुम कामयाब होते हो, या यहां तक कि हर बार जब तुम फेल होते हो, वो सब एक्साइटमेंट से भरे होते हैं। खासकर पहले, जब हेवनली कोर्ट ने तुम पर घात लगाकर हमला किया था और तुम्हें जान बचाकर भागना पड़ा था, कसम से उससे ज्यादा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकता। शैडो सेक्ट के दूसरे मेंबर्स मेरी फीलिंग्स नहीं समझ सकते। कुछ बस स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल को बचाना चाहते हैं, कुछ डर और घबराहट महसूस करते हैं, कुछ पर जबरदस्त प्रेशर है, लेकिन मुझे जो महसूस होता है वो है एक्साइटमेंट और थ्रिल। जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स, जितनी बड़ी परेशानियां, लाइफ यूटीएनआई हाई एक्साइटिंग होती है ना? दूसरे मुझे शायद ना जानते हों, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम मुझे समझते हो, है ना? बाई निंग बिंग एकदम चमकती हुई निगाहों से फैंग युआन की इल्म में घूर रही थी। फैंग युआन चुप था। इस वक्त किंग माओ माउंटेन पर उसने अंदाजा लगा लिया था कि बाई निंग बिंग एक असली डेमन है। वो गलत नहीं था, वो बिल्कुल वैसी ही थी। जिंदगी के एक्साइटमेंट के लिए वो कुछ भी छोड़ सकती थी, यहां तक कि अपनी जान भी। आम लोगों के वैल्यूज और मोरल कॉन्सेप्ट्स, प्यार और नफरत की उलझने, इन सबसे उसका कोई लेना देना नहीं था। वो सबसे अलग थी, दुनिया को देखने का उसका नजरिया बहुत अलग था। वो सिर्फ अपने रास्ते पर चलती थी, वो अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलती थी, उस जीने मरने की परवाह नहीं थी। असल में बाई निंग बिंग और फैंग युआन बहुत एक जैसे थे, वो एक ही तरह के लोग थे, बस उनके गोल्स अलग थे। फैंग युआन हमेशा की जिंदगी चाहता था और उसके लिए वो कुछ भी कुर्बान करने को तैयार था, खुद को भी। अगर वो रास्ते में फेल होकर मर भी जाता तो भी वो खुश और संतुष्ट महसूस करता, क्योंकि वो अपने सपनों का पीछा करते हुए जिया था। उससे जिंदगी से एक अलग ही सेटिस्फैक्शन और मजा मिलता था। बाई निंग बिंग ने कहा कि फैंग युआन उससे समझता है। वो बिल्कुल सही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो फैंग युआन को समझती थी। कहते हैं ना, हीरोज एक दूसरे की इज्जत करते हैं, डीमंस के साथ भी वैसा ही था। फैंग युआन का किलिंग इंटेंट धीरे धीरे खत्म हो गया। उसका किलिंग इंटेंट तो बस एक दिखावा था, सच तो यह था कि उसके मन में उस मारने का कोई खास इरादा था ही नहीं। भला वो बाई निंग बिंग को क्यों मारता? फैंग युआन की ताकत बाई निंग बिंग से कहीं ज्यादा थी, उससे फैंग युआन को बहुत कम खतरा था। कभी कभी जब वो बाई निंग बिंग को देखता तो फैंग युआन को यूएस में अपनी ही परछाई दिखती थी। उनके जैसे असली डीमंस बहुत कम थे, किसी एक से मिलना भी एक किस्मत की बात थी। ये उनके गोल्स के लिए एक तरह का एफर्मेशन था। उनकी इस सिमिलैरिटी की वजह से वो एक दूसरे को पहचानते थे, एक दूसरे को मानते थे। इसीलिए इस वक्त जब बाई निंग बिंग ने फैंग युआन को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, उसने अपने आखिरी शब्द कहे थे, फैंग युआन से उसकी जगह जीने और जिंदगी के एक्साइटमेंट को देखने के लिए कहा था। बाई निंग बिंग को लगा था कि फैंग युआन कुछ हद तक उसकी जगह ले सकता है। कभी कभी फैंग युआन सोचता था,
अगर वो और बाइनिंग बिंग अपनी आइडेंटिटीज बदल लेते तो क्या उसने भी वही चॉइस ली होती जो उसने ली? हा हा हा। बाइनिंग बिंग ने अचानक अपना सर उठाया और हंस पड़ी। मेन बाइशियांग ग्रोटो हेवन के सारे रिसोर्सेस तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन मुझे बाइशियांग की असली इनहेरिटेंस से गू वॉर्म्स चाहिए। मेन शैडो सेक्ट इसलिए ज्वाइन करना चाहती हूँ क्योंकि हेवनली कोड का सामना करना सच में बहुत एक्साइटिंग है। ये तुम्हारा एक्साइटमेंट था, लेकिन अब ये मेरा भी बन जाएगा। इस केस में 3 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। बाइनिंग बिंग ने अपनी आंखें छोटी की, उसकी आंखों में एक्साइटमेंट चमक रहा था, एक पागलपन की हल्की सी झलक थी। पहली पॉसिबिलिटी, तुम हेवनली कोड के हाथों मारे जाते हो। तुम्हारी ताकत के साथ अगर तुम मारे भी गए तो वो एक जबरदस्त तरीके से होगा। मरने से पहले तुम्हारा स्ट्रगल यकीनन एक क्लाइमैक्स होगा। तुम्हारी मौत को देखना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी, हेवनली कोड तुमसे हार जाती है या बर्बाद हो जाती है। वो तो यकीनन विश्वास से परे एक्साइटिंग होगा। इंसानियत की हिस्ट्री की नंबर 1 फोर्स एक टूटते हुए तारे की तरह गिरेगी। इससे इस दुनिया में सबसे बड़ी चिंगारियां पैदा होंगी। और तीसरी पॉसिबिलिटी, जिसका मुझे सबसे ज्यादा इंतजार है क्योंकि वो सबसे ज्यादा थ्रिलिंग है, तुम और हेवनली कोड एक डेडलॉक में फंस जाते हो। दोनों तरफ का नुकसान होता है। इस केस में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे एक मौका ढूंढने का सबसे बड़ा चांस मिलेगा। हो सकता है मैं हाय आखिर में जीत जाऊं। तुम और हेवनली कोड दोनों मेरी जीत की सीढ़ियां बन जाओगे। फैंग युआन ने शांति से बाइनिंग बिंग को देखा। उसने ठंडे और बिना किसी एक्सप्रेशन के चेहरे से कहा, अगर मैं तुम्हें अभी मार दूं तो तीनों पॉसिबिलिटीज गायब हो जाएंगी। हाँ हाँ। बाइनिंग बिंग ने माथे पर बाल डाले। वो थोड़ी उदास हो गई, उसकी निगाहें भटकने लगी और उसकी आवाज भारी हो गई। ये तो सच है। अगर मैं अभी मर गई, भले ही मैं पूरी कोशिश करूंगी लड़ने की, लेकिन हमारी ताकत में बहुत फर्क है। लड़ाई में ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर ये तुम्हारी चॉइस है तो मैं इससे एक्सेप्ट कर लूंगी। वो मुस्कुराई, कंधे उचकाते हुए। मैं बस बहुत कमजोर हूं, मुझे ये किस्मत माननी ही पड़ेगी। जिंदगी की ये बेरहमी भी एक्साइटिंग है ना? ही। मौत बाइनिंग बिंग के लिए डरावनी नहीं थी। वो एक पागल थी, लेकिन लॉजिकल और शांत भी। ऐसा इंसान सबसे डरावना होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावना कोई उसके ठीक सामने खड़ा था। ये था डिमोनिक पाथ का ओवरलॉर्ड फैंग युआन, जिसने हेवंस विल और हेवनली कोड दोनों को लाचार कर दिया था। फैंग युआन मुस्कुराया और हंसा, बहुत इंटरेस्टिंग। बाइनिंग बिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसान थी। अभी बाइनिंग बिंग कमजोर थी और फैंग युआन के रहेंग वो कर्म पर थी। उसने उस छोड़ने के लिए मानने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने उल्टा कहा, यहां तक कि अपना खुद का खतरा भी फैंग युआन के सामने जाहिर कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो फैंग युआन को समझती थी। फैंग युआन एक ऐसा इंसान था जिसका दिमाग हमेशा साफ रहता था। उसने उससे जिंदा रखने के फायदे और नुकसान का एनालिसिस पहले ही कर लिया था। एक बार जब वो अपना मन बना लेता तो कुछ भी कहना बेकार था। बाइनिंग बिंग के शब्दों के बिना भी फैंग युआन जानता था कि हेवनली कोड का सामना करने और रेड लोटस की असली इनहेरिटेंस हासिल करने के लिए उससे जितनी भी ताकत मिल सके उसकी जरूरत थी। बाइनिंग बिंग बैटल स्ट्रेंथ का एक अनमोल जरिया थी। भले ही उससे धोखा देने का मौका मिल जाए तो क्या? एक तलवार से खुद को भी चोट लग सकती है, लेकिन अगर वो इस तलवार को फेंक दे और खाली हाथ लड़ा तो क्या ये एक बेवकूफ़ी नहीं होगी? यह फैंग युआन की काबिलियत पर था कि वो इस तलवार का सही इस्तेमाल कैसे करता है और उसके धोखे को कैसे रोकता है। अगर मैं बहुत बेकार निकला और बाइनिंग बिंग का धोखा कामयाब हो गया तो मैं सिर्फ खुद को दोष दे सकता हूं, है ना? ये सोचते हाई फैंग युआन हंसा। ओ बाइनिंग बिंग, तुम सच में एक ऐसी इंसान हो जिसकी मैं तारीफ करता हूं। मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा। मेरे पीछे चलो, मेरी हार या जीत की गवाह बानो। अगर मैं तुम्हारे हाथों मारा तो वो भी क्या नजारा होगा। लेकिन अभी के लिए अपनी वैल्यू दिखाओ मुझे। ची क्लैन के गू इमॉर्टल्स के सर ले आओ, और हां, उनका किसी ग्रोटो हेवन भी। चैप्टर 1642, खून का बदला रैंक 9 किलर मूव हेवन फॉर्म के अंदर। फैंग युआन का विल एक ड्रैगन की तरह घूम रहा था। हवा में लपेटते हुए वो अचानक नीचे झपटा। रंबल। फैंग युआन का विल 1 मीटर की तरह नीचे गिरा, विल्स के समुंदर के तले से टकराया और एक झटके में ही ढेर सारे विल्स को खत्म कर दिया। लेकिन यह विल का समुंदर सच में बहुत बड़ा था। फैंग युआन के हमले ने बस एक छोटा सा हिस्सा ही बर्बाद किया था। भले ही मैं जीत गया और किलर मूव के कोर एरिया पर कब्जा कर लिया, ये जगह 5 शिंग के वंशजों के विल्स से भरी पड़ी है। जब तक मैं इन सबको खत्म नहीं कर देता तब तक मैं इस रैंक 9 किलर मूव को सच में एक्टिवेट नहीं कर सकता। यह विल का समुंदर बहुत विशाल था।
और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये विल्स रैंक 9 किलर मूव से प्रभावित दिए और पत्थर की तरह मजबूत थे। फैंग युआन के कई तरीके अन पर काम नहीं कर सकते थे। रैंक 9 किलर मूव के असर में उसके पास इस्तेमाल करने के लिए गिने चुने हाई मेथड्स थे। फैंग युआन को अचानक एक ख्याल आया और उसने विल की एक नई लहर डाल दी। स्वूश स्वूश स्वूश। विल तलवारों में बदल गया और अनगिनत विल सॉर्ड्स बारिश की तरह नीचे गिरी, विल्स के समुंदर में घुसकर बड़े बड़े गड्ढे बना दिए। थोड़ी ही देर में इस विल के समुंदर की एक परत साफ हो गई। पिछले विल ड्रैगन के मुकाबले इस विल सॉर्ड्स की बारिश में कहीं ज्यादा खतरनाक ताकत थी। फैंग युआन ने यह देखा और गहरी सांस ली, जैसा कि रैंक 8 इमॉर्टल गू विजडम स्वॉर्ड से उम्मीद थी। उसका अब रैंक 8 कल्टिवेशन लेवल था, वो इस गू का इस्तेमाल कर सकता था। भले ही ये एक स्वॉर्ड पाथ इमॉर्टल गू था, इसका विजडम पथ से गहरा रिश्ता था। फैंग युआन ने इससे कोर बनाकर एक सिंपल सा मूव निकला जो बड़ी मात्रा में स्वॉर्ड विल बुला सकता था। इन स्वॉर्ड विल्स का इस्तेमाल करके विल्स के समुंदर पर हमला करना फैंग युआन का अब तक का सबसे असरदार तरीका था। लेकिन अगर वो ऐसा करता तो उसका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता। विजडम स्वॉर्ड इमॉर्टल गू एक रैंक 8 गू था, इसमें व्हाइट लिची इमॉर्टल एसेंस खर्च होता था और इसके साथ का इमॉर्टल किलर मूव भी बहुत सारा इमॉर्टल एसेंस खर्च करवाता। लेकिन फैंग युआन ने हिसाब लगाया और पाया कि वो ये खर्चा उठा सकता है। आखिरकार वो काफी अमीर था, उसका इमॉर्टल एपर्चर मैनेजमेंट सोने की खान जैसा था। रिवर ऑफ टाइम की लड़ाई के दौरान भले हाई फैंग युआन बच निकला और उसने हेवनली कोर्ट का यूज मारने का प्लान बर्बाद कर दिया, उसका नुकसान भी बहुत भारी था। इनकम्प्लीट इमॉर्टल गू हाउस का तबाह होना उसके लिए बहुत दर्दनाक था। अभी तक यह इनकम्प्लीट इमॉर्टल गू हाउस फैंग युआन ने सदर्न बॉर्डर के कई गू इमॉर्टल्स को पकड़ने और उनके इमॉर्टल गू हासिल करने के बाद बनाया था। उसने सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ के साथ सौदे और बातचीत की और आखिरकार असेंबली के लिए जरूरी इमॉर्टल गू उनसे उगलवा लिए। फैंग युआन ने इसके लिए बहुत मेहनत की थी, भले ही उसने इतना वक्त लगाया, वो बर्बाद हो गया। उम्मीद है ये हेवन फॉर्म किलर मूव मेरे काम आएगा। फैंग युआन को गहरी उम्मीद थी कि हेवन फॉर्म उसके लिए क्या ला सकता है। आम किलर मूव्स के लिए फैंग युआन उनकी एबिलिटीज की जांच और अनुमान लगा सकता था, लेकिन ये किलर मूव रैंक 9 था, ये बहुत गहरा था। फैंग युआन इससे समझ नहीं पा रहा था। यह थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल की रचना थी, वो स्पेस पाथ और थेफ्ट पथ में माहिर था। भले ही ये एक ऑफेंसिव मूव ना हो, इसका असर यकीनन कमाल का होगा। भले हाई थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल ने इस मूव के बारे में कुछ नहीं बताया था, फैंग युआन दूसरी चीजों से कुछ अंदाजा लगा सकता था, जैसे कि शैडो सेक्ट का रवैया। शैडो सेक्ट के ओल्ड मैन यानशी ने खास तौर पर बाइनिंग बिंग की मदद की थी ताकि वो हेवन फॉर्म हासिल कर सके। ओल्ड मैन यानशी एक विजडम पाथ का महान एक्सपर्ट था, उस जरूर कुछ पता चला होगा। यह हेवन फॉर्म किलर मूव शैडो सेक्ट के लिए बहुत काम का होगा। फैंग युआन अब शैडो सेक्ट का लीडर था, यह हेवन फॉर्म किलर मूव यकीनन उसके लिए फायदेमंद होने वाला था। विल्स के समुंदर से छुटकारा पाने के अलावा फैंग युआन ने 5 शियांग की सील भी तोड़ी और पहाड़ की चोटी पर इमॉर्टल गू हाउस हासिल किया, साथ ही यह पब्लिक ग्रोटो हेवन भी। यह ग्रोटो हेवन 1000 साल में एक बार खुलता था, इसमें बहुत सारे रिसोर्सेस थे। ची क्लैन के गू इमॉर्टल्स भागने में इतने बिजी थे कि वो इनमें से कोई भी रिसोर्स नहीं ले पाए, इसलिए वो सब फैंग युआन के रिसोर्सेस बन गए। बूम! एक बड़े धमाके ने बाइनिंग बिंग के चीथड़े उड़ा दिए। लेकिन अगले हाईपैल उसका बाइशियांग फॉर्म फिर से जुड़ गया और की क्लैन के गू इमॉर्टल्स पर हमला कर दिया। ची क्लैन के गू इमॉर्टल्स के चेहरे पर बुरा सा एक्सप्रेशन था, उन्होंने देख लिया था कि किलर मूव बाइशियांग कितना खतरनाक था। बाइनिंग बिंग ने यह मूव एक्टिव रखा था, वो लगभग अमर थी। फिर भी अभी वो अकेली नहीं लड़ रही थी, यिंग वूजी और ही लू लन भी उसकी मदद कर रहे थे। भले हाईफैंग युआन चाहता था कि बाइनिंग बिंग इन ची क्लैन गू इमॉर्टल्स को मार दे, वो उसकी हद जानता था। उसके पास सबसे जरूरी इमॉर्टल बैटलफील्ड किलर मूव तक नहीं था। फैंग युआन ने पहले हाई घाट लगाकर एक इमॉर्टल फॉर्मेशन सेट कर दिया था। जब से उसने सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ इमॉर्टल्स को पकड़ा था, यूज यह तरीका पसंद आने लगा था। जैसे हाइची क्लैन के गू इमॉर्टल्स अंदर आए, इमॉर्टल फॉर्मेशन ने उनकी आज़ादी छीन ली, वो भाग नहीं सकते थे, उन्हें बाइनिंग बिंग से लड़ना ही पड़ा। आह! एक दर्दनाक चीख के साथ सबसे नौजवान की क्लैन गू इमॉर्टल बाइनिंग बिंग के हाथों बुरी तरह जख्मी होकर मर गया। मेरी बारी। यिंगवूजी पहले से तैयार था, वो तुरंत आगे बढ़ा और की क्लैन गू इमॉर्टल की आत्मा को पकड़कर फॉर्मेशन में कैद कर लिया। बचे हुए की क्लैन गू इमॉर्टल्स ने गुस्से में चिल्लाते हुए जोर से पलटवार किया। बाइनिंग बिंग फिर से टुकड़ों में बिखर गई, लेकिन कुछ ही सांसों में वो जिंदा हो गई,
दोबारा बाइशियांग बन गई। भले ही वहां कई की क्लैन गू इमोर्टल्स द जिनकी बैटल स्ट्रेंथ ज्यादा थी, अब उन सबके चेहरों पर मायूसी छा गई थी, क्योंकि वो जानते थे कि बाई निंग बिंग को मारा नहीं जा सकता, जबकि वो यहां फंसे हुए वो इस अट्रिशन की लड़ाई में आखिरकार हार जाएंगे। क्या करें? बाई निंग बिंग से निपटना बहुत मुश्किल है, और सबसे जरूरी, यह फैंग युआन बहुत जालिम है। उसने असल में हमारे किसी ग्रोटो हेवन के एंट्रेंस के पास ही ये फॉर्मेशन लगा दिया। ची क्लैन के गू इमोर्टल्स बहुत सतर्क थे, लेकिन जब वो अपने बेस के पास थे, तभी वो पकड़े गए। उन्हें नहीं पता था कि फैंग युआन ने ची जई को मार दिया था। भले ही वो 5 शियांग ग्रोटो हेवन में दाखिल नहीं हुआ था, यूस ची सी ग्रोटो हेवन की डिटेल्स पता थी। यह ची सी ग्रोटो हेवन अतीत में की शियांग का इमोर्टल एपर्चर था। व्हाइट हेवन में रखे जाने के बाद यह हिल नहीं सकता था, हमेशा वहीं रहा था। फैंग युआन ने इस इंटेल का इस्तेमाल करके चुपके से इमोर्टल फॉर्मेशन सेट किया और की क्लैन के मेंबर्स को फंसाने में कामयाब रहा। इस रेट से हम हारने वाले हैं। टाइम खींचो। मुझे विश्वास नहीं होता कि उसका बाइशियांग किलर मूव इतना स्ट्रॉन्ग है। क्या इसका कोई कॉस्ट या साइड इफेक्ट नहीं है? फैंग युआन को मत भूलो, अगर वो यहां आ गया तो हम इमोर्टल गू हाउस में नहीं हैं। 5 शियांग की सील यूज नहीं रोक सकती। हम इमोर्टल फॉर्मेशन से बाहर नहीं निकल सकते। हमें की पिंगसू को बाहर बुलाना होगा और उसके साथ मिलकर इस फॉर्मेशन को तोड़ना होगा। नहीं, ची पिंगसू बेस में बचा हुआ आखिरी इंसान है। अगर वो बाहर आया तो यूज एंट्रेंस खोलना पड़ेगा। शैडो सेक्टर्स मौके का फायदा उठा सकता है। हो सकता है फैंग युआन पास में हाई ग्रोटो हेवन के खुलने का इंतजार कर रहा हो, ताकि वो अंदर घुस सके। फैंग युआन नहीं आया, लेकिन उसकी डरावनी शख्सियत और चालाकी सबके दिलों में बेस गई थी। ची क्लैन गू इमोर्टल्स पर गहरा प्रेशर था और वो घबराने लगे थे। उसी समय सेंट्रल कॉन्टिनेंट में एक नौजवान शांति से खड़ा था, अपने सामने रखे इमोर्टल गू को देख रहा था। इस नौजवान के चेहरे पर एक मेच्योर और अनुभवी एक्सप्रेशन था, जिससे पता चलता था कि उसने अपनी जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना किया है। ये कोई और नहीं बल्कि गू यू फैंग झेंग था। गू यू फैंग झेंग को असल में इमोर्टल क्रेन सेक्ट द्वारा मौत की सजा दी जानी थी, लेकिन फैंग युआन ने साजिश रचकर उसकी मौत को झूठा साबित कर दिया, जिससे वो लंग या ब्लेस्ड लैंड में रहने लगा। फैंग झेंग एक ऐसी जगह रहता था जहां हेरी मेन उससे अलग थलग रखते थे। उसने लंबे समय तक जांगों और झगड़ों का अनुभव किया, हमेशा खतरे में रहता और अक्सर ऐसी स्थितियों में होता जहां उसकी जान पर बन आती। इन सब अनुभवों के बाद वो पहले जैसा नहीं रहा, वो सच में मेच्योर हो गया था। उसके बाद जब हेवनली कोर्ट ने लंग या ब्लेस्ड लैंड पर हमला किया, गू यू फैंग झेंग की अनोखी पहचान की वजह से यूज फंग जियोगे ने बचा लिया। उसके बाद वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट लौट आया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये एक ब्लड पाथ इमोर्टल गू है। फैंग झेंग ने अपने सामने गू इमोर्टल को देखते हुए एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, आप चाहते हैं कि मेन ब्लड पाथ कल्टिवेट करूं, एक डिमोनिक पाथ गू इमोर्टल बनूं और गू यू फैंग युआन से निपटूं? यह इमोर्टल क्रेन सेक्ट का फैसला है, एक राइचस पाथ सेक्ट का। इमोर्टल क्रेन सेक्ट का रैंक 6 गू इमोर्टल फैन शील यू थोड़ा सा चिंता में आ गया और फिर हल्के से मुस्कुराया। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ताकत कौन सी है, अगर तुम इससे अच्छाई के लिए इस्तेमाल करो तो यह राइचस है, अगर तुम इससे बुराई के लिए इस्तेमाल करो तो यह डिमोनिक है। क्या तुम ये नहीं समझते? जैसे कि मेन पॉइजन पाथ कल्टिवेट करता हूं, लेकिन मैं फिर भी इस दुनिया के लोगों की मदद कर सकता हूं। तुम भी ब्लड पाथ के साथ वैसा ही कर सकते हो। गू यू फैंग झेंग ने अपना सर हिलाया। मेरा ब्लड पाथ कल्टिवेट करना सिर्फ फैंग युआन से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए है। आखिरकार हम सगे भाई हैं। भले हाई फैंग युआन के पास सॉवरन इमोर्टल बॉडी था, उसका टाइम पाथ क्लोन अभी भी फैंग झेंग से खून के रिश्ते से जुदा हुआ था। फैन शी लियू ने सर हिलाया। बात तो वही है। क्या तुम बदला नहीं लेना चाहते? आखिरकार उसने गुयू विलेज में तुम्हारे सारे कबीले वालों का कत्ल कर दिया था। गुयू फैंग झेंग ने गहरी सांस ली। भले ही उसका चेहरा नौजवान था, उसकी निगाहों में जिंदगी के उतार चढ़ाव की गहराई थी। कितने साल बीत गए। सच कहूं तो भले ही मैं उससे अभी भी नफरत करता हूं, मैं यूं समझने लगा हूं। मैंने सोचा है, मैं बचपन में बहुत नादान और अनजान था। फैंग युआन ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। इसके विपरीत मेरे चाचा और चाची ने मुझे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। क्या मुझे ऐसे लोगों के लिए बदला लेना चाहिए? वे नहीं चाहता। हाँ, क्लैन लीडर और गू यू किंग शू ने मेरा बहुत ख्याल रखा, उन्होंने मुझे पालने पोसने में मदद की, मैं उनके लिए बदला लेने को तैयार हूं। लेकिन अब मैं थक गया हूं। साई, एक दूसरे को मारने का ये सिलसिला वक्त के साथ चलता ही रहता है। मुझे अब बदला नहीं लेना।
फैन शी ल्यू के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। लगता है इन सालों में तुमने सच में बहुत कुछ अनुभव किया है। गु यूफैंग झेंग ने उसकी तरफ देखा, उसकी तंज भरी मुस्कान और चौड़ी हो गई। विरोधाभास यह है कि जब मैं बदला लेना चाहता था, टैप सेक्ट ने मुझे सपोर्ट नहीं किया और मुझे खत्म करना चाहते थे। लेकिन जब मैंने बदला छोड़ दिया तो आप सबने मुझे बचाया और मेरे बदले को सपोर्ट कर रहे हैं। ये कहते हुए गु यूफैंग झेंग ने ब्लड पाथ इमॉर्टल गु को देखा। उसकी निगाहों में एक अजीब सी चमक थी। और मैं जानता हूं कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। फैन शी ल्यू ने फैंग झेंग को एक बार फिर से जांचा। उसकी एड़ी में हैरानी की एक झलक आई और वो हल्के से मुस्कुराया। इस बारे में इतनी खुलकर बात करना ठीक है? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? मैं जानता हूं कि आपके तरीकों से मैं आपसे कोई भी ख्याल नहीं छुपा सकता, है ना? ऐसा कहकर फैंग झेंग ने अपना हाथ बढ़ाया। असगू को पकड़ते हुए उसने पूछा, इसगू का नाम क्या है? ब्लड रिवेंज। चैप्टर 1643। ग्रोटो हेवन का मालिक बदला। बाय निंग बिंग। हद पार मत करो। ची क्लैन के लीडर गु इमॉर्टल ची एफए ने गुस्से में चिल्लाया। बाय निंग बिंग अपने मन ही मन ठंडा सा हंस रही थी। बाय शियांग आसमान को चीरते हुए ची एफए के पास से गुजरा और पीछे की जिन की लाश छोड़ गया जो बर्फ में जम चुकी थी। मरने से पहले उसके चेहरे पर डर का भाव बिल्कुल साफ दिख रहा था। बर्फ के अंदर वो एकदम जिंदा लग रहा था। बूम 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 की पाथ किलर मूव्स लगातार फट रहे थे। बाई शियांग ने उनमें से कुछ को डोज किया, कुछ को इमॉर्टल फॉर्मेशन ने रोक लिया, जबकि बाकी ने बाई शियांग के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन तुरंत ही वो दोबारा परफेक्ट हो गया। इस नज़ारे ने की क्लैन के गु इमॉर्टल्स की रीड एज की हड्डी में ठंडक दौड़ा दी। एक घमासान लड़ाई के बाद 5 ची क्लैन गु इमॉर्टल्स में से 3 मर चुके थे, सिर्फ कीफा और की सीआई बचे थे। सत्यानाश! बाई शियांग बहुत ज्यादा ताकतवर है, हम इस हालत में उससे निपट नहीं सकते। ची एफए ने दांत पीसे। ये सुपर इमॉर्टल फॉर्मेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसके बिना हम कब के भाग चुके होते। ची काई ने खून भरी एंधों से की एफए को देखा, सच्चाई बताते हुए। ची एफए चुप था। ची सीआई सही था, भले हाई किलर मूव बाई शियांग मजबूत था, अगर वो यूज हारा नहीं सकते तो क्या वो उससे भाग नहीं सकते थे? आसमान बहुत बड़ा था, बाई निंग बिंग का सीधा सामना करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इस इमॉर्टल फॉर्मेशन से निकलना बहुत मुश्किल था। कम से कम कीफा और कीकाई के लिए वो शुरू से ही कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली थी। ची एफए ने आ भरी। तुम सही हो, चलो की पिंगसू को मदद के लिए बुलाते हैं। ची पिंगसू का कल्टिवेशन लेवल सिर्फ रैंक 6 था। वो की क्लैन के बेस ची सी ग्रोटो हेवन की रक्षा के लिए पीछे रुका हुआ था। लेकिन अब उन्हें उस बाहर आने और उनके साथ मिलने के लिए कहना पड़ा। जब तक वो इस इमॉर्टल फॉर्मेशन को थोड़ा सा भी तोड़ पाते, वो बच जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो फैंग युआन के जाल में फंस जाएंगे। फैंग युआन ने जानबूझकर इमॉर्टल फॉर्मेशन को ट्रांसमिशंस ब्लॉक करने से रोका था। वो ची पिंगसू को ग्रोटो हेवन से बाहर लालच देकर बुलाना चाहता था। ची एफए ये जानता था, इसलिए लड़ाई के दौरान वो ची पिंगसू से मदद नहीं लेना चाहता था। लेकिन अब वो एक डेस्परेट सिचुएशन में थे। अगर उन्होंने उस बाहर नहीं बुलाया तो वो अपनी जान गंवा देंगे। ची पिंगसू पहले से हाई मूव करने के लिए तैयार था। जैसे हाई यूज ऑर्डर स्माइल, उसने इमॉर्टल एपर्चर का एंट्रेंस खोल दिया। बाई निंग बिंग खुश हो गई, आखिरकार उन्होंने ये कर ही दिया। ऐसा कहकर वो फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके टेलीपोर्ट हो गई, सीधा इमॉर्टल एपर्चर के एंट्रेंस की तरफ लपकी। ओह नहीं! ची पिंगसू बस बाहर जाना ही चाहता था कि बाई निंग बिंग अंदर घुस आई, मजबूरन उस पीछे हटना पड़ा। ची सी ग्रोटो हेवन बहुत बड़ा था, ये सफेद बादलों से ढाका हुआ था और यहाँ तेज हवाएं चल रही थी। जैसे ही बाई निंग बिंग अंदर आई, उसने एक मजबूत दबाव महसूस किया। उसकी ताकत इस जगह के विशाल की पाथ डाउ मार्क्स की वजह से बुरी तरह दब गई थी। लेकिन बाई शियांग अभी भी बेहद ताकतवर था। बाई निंग बिंग और की पिंगसू के बीच घमासान लड़ाई हुई और जल्द ही उसका पलड़ा भारी हो गया। ची पिंगसू का कल्टिवेशन लेवल सिर्फ रैंक 6 था। उसके पैर जख्मी थे और उसके शरीर में भी चोटें थी। वो बाई निंग बिंग को नहीं हरा सकता था। वो इस जगह के अपने टेरिटोरियल एडवांटेज का फायदा उठाते हुए जल्दी से पीछे हटा और जल्दी सफेद बादलों में गायब हो गया। बाई निंग बिंग ने अपनी भूहें सिकोड़ी। सिचुएशन थोड़ी परेशानी वाली थी। उसने की पिंगसू को पहले नहीं मारा था, अब वो इस बड़े ग्रोटो हेवन में इस इंसान को कैसे ढूंढेगी? और अगर उसने उस ढूंढ भी लिया तो क्या होगा अगर वो फिर से भाग गया? अचानक बाई निंग बिंग ने अपना सर उठाया। उसने देखा कि उसके सर के ऊपर बादलों का एक घना समुंदर बन गया था। एक तेज खतरे के एहसास ने यूज होशियार कर दिया।
जानलेवा खतरा। तुरंत बाइनिंग बिंग को सिचुएशन की गंभीरता समझ में आ गई। वो तेजी से नीचे एक गिरते हुए मीटर की तरह उड़ी, तेजी से नीचे उतरते हुए। उसकी नजर में पीली जमीन बड़ी से बड़ी होती जा रही थी। बाइनिंग बिंग का चेहरा गंभीर हो गया, उसके दिल में खतरे का एहसास और भी तेज हो रहा था। तेज हवाएं उसके चारों तरफ चल रही थी। उसने आसमान की तरफ मुड़कर देखा तो पाया कि बादलों का समुंदर दूर दूर तक फैल रहा था और उसके अंदर एक बेहद ताकतवर किलर मूव पनप रहा था। उसी समय बादलों के समुंदर में मौजूद की पिंगसू ने चीसी हेवनली स्पिरिट को देखा और खुशी से कहा, चीसी हेवनली स्पिरिट, तुम जाग गए। यह टाइमिंग तो बिल्कुल परफेक्ट है। चीसी हेवनली स्पिरिट का रूप एक बर्फ सफेद हिरण के बच्चे जैसा था। उसकी ईड़ सुनहरी थी, बेहद चमकदार। मुझे झंझोरा गया और मैं जाग गया। पिछली बार जब मैं जख्मी हुआ था, मुझे अपने जख्मों को ठीक करने के लिए खुद को सील करना पड़ा था। लेकिन इस बार मुझे महसूस हुआ कि एक बेहद बुरा और ताकतवर अस्तित्व ग्रोटो हेवन के पीछे आ रहा है। इसलिए मुझे जागना पड़ा, लेकिन ये घुसपैठिया वो अस्तित्व नहीं है जिसे मैंने महसूस किया था। ची पिंगसू हैरान रह गया। मैं जानता हूं वो कौन है, वो जरूर फैंग युआन होगा। हेवनली स्पिरिट, तुम सालों से खुद को सील किए हुए हो। तुम्हें नहीं पता कि एक डरावना डिमोनिक पाथ गु इमॉर्टल उभार कर आया है। उसका नाम फैंग युआन है। हेवनली कोर्ट भी उसके आगे लाचार थी। ची सी हेवनली स्पिरिट CHAU का गया। हेवनली कोर्ट भी लाचार थी। जरूर वही होगा। ची पिंगसू ने बाइनिंग बिंग की तरफ इशारा किया, बेहद गुस्से में कहते हुए, ये फैंग युआन की सबॉर्डिनेट है। इसने हमारे क्लैन के 3 गु इमॉर्टल्स को मार दिया है। ची सी हेवनली स्पिरिट गुस्से से भर गया। उसकी सुनहरी ऊँगली में मारने का इरादा हो पड़ा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। उन्होंने हमारे की क्लैन के खून को मारा है, हम भी उसकी जान ले लेंगे। ऐसा कहते ही एक तेज आवाज गूंजी और एक विशाल सफेद की पिलर बादलों के समुंदर से तेजी से बाइनिंग बिंग की तरफ गिरा। अस्पैल, बाइनिंग बिंग ये देखकर हैरान रह गई कि उसके चारों तरफ एक ताकत थी जो उस हिला नहीं पा रही थी। उसके दिमाग में कई तरह के ख्याल आ रहे थे, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल स्थिर था, जैसे अंबर में फंसा कोई कीड़ा। कितना पावरफुल! अपनी पूरी ताकत से भी मैं बच नहीं सकती। बाइनिंग बिंग ने अपना सर उठाया। एक सफेद की पिलर एक विशाल पहाड़ की तरह यूएस पर गिर रहा था। यह हमला साफ तौर पर रैंक 8 लेवल का था। भले ही बाइनिंग बिंग के पास बाइशियांग था, वो बच नहीं सकती थी, उसका मरना तय था। लेकिन उसी पाल एक जड़े रोशनी कहीं से चमकी। वो अनगिनत फैलते हुए जड़े जुगनुओं में फट गई, जो इस एरिया के चारों तरफ नाचने लगे। जेड हरे रंग की रोशनी के बीच से फैंग युआन प्रकट हुआ। ये वही है। तुरंत ची सी हेवनली स्पिरिट जोर से कांप उठा, हैरानी में चिल्लाते हुए, हाँ, यह फैंग युआन हाई है। ची पिंगसू ने थूक निगला, बेहद घबराया हुआ महसूस कर रहा था। सफेद की पिलर के खिलाफ फैंग युआन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने बस अपनी उंगली बढ़ाई। स्वूश! एक तीखी आवाज के साथ एक बेहद तेज और विशाल स्वॉर्ड विल ऊपर उठा और सफेद की पिलर को भेदते हुए उसके 2 टुकड़े कर दिए। सफेद की पिलर गायब हो गया। ची पिंगसू ने अपना मुंह खोला, जबकि वो गहरी हैरानी महसूस कर रहा था। दिल बच गई। बाइनिंग बिंग हैरान थी, फिर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वो हवा में उड़ी और फैंग युआन के बगल में खड़ी हो गई। ये कौन सा मूव है? बाइनिंग बिंग ने ऊपर देखा, हिचकिचाते हुए कहा, कहीं ये ची शियांग का सिग्नेचर किलर मूव होना चाहिए, अनलिमिटेड ची सी। यह मूव विशाल और बड़ा है, ये जटिल और हमेशा बदलने वाला है, हमला और बचाव दोनों में सक्षम। ची शियांग उस जमाने में इसकी वजह से ही मशहूर था। फैंग युआन ने सहमति जताई, उसका चेहरा गंभीर था। अनलिमिटेड ची सी एक रैंक 8 किलर मूव था। इसमें कई की पाथ इमॉर्टल गु कोर के रूप में इस्तेमाल होते द, साथ में हजारों सप्लीमेंट्री गु वॉर्म्स। ये दुनिया की हर तरह की को सोखकर अपनी ताकत बढ़ा सकता था। यह किलर मूव काफी यूनिक था, इसमें खुद से बढ़ने की क्षमता थी। ची शियांग ने जब ये मूव बनाया, उसने हर तरह की जमा की और उन्हें इमॉर्टल एपर्चर में स्टोर किया, जिससे इस मूव की ताकत बढ़ गई। शुक्र है, ची शियांग बहुत पहले मर चुका था। भले हाई अनलिमिटेड ची सी ग्रोटो हेवन में रह गया था, क्योंकि ये बहुत ताकतवर था और की क्लैन में कोई रैंक 8 गु इमॉर्टल नहीं था। की भारी मात्रा धीरे धीरे खत्म हो गई थी। ए फ्लैट तक फैंग युआन ची सी ग्रोटो हेवन के पीछे था। इसने की सी हेवनली स्पिरिट को होशियार कर दिया और उसने मुश्किल से अनलिमिटेड ची सी को एक्टिवेट किया। इतने सालों बाद आखिरकार यह फिर से इस्तेमाल हुआ था। भले हाई यह मूव पावरफुल है, ची शियांग तो कब का मर चुका है। हेवनली स्पिरिट इससे कितनी ताकत निकाल सकता है? ही फैंग युआन ने हल्के से हंसा,
और अचानक आसमान में सीधे बादलों के समुंदर की तरफ उड़ गया। बाई निंगबिंग ने दांत पीसे। वो फैंग युआन के साथ लड़ना चाहती थी लेकिन उसने समझदारी से खुद को रोक लिया। उसके चेहरे पर अफसोस था। वो बहुत कमजोर थी, वो इतनी बड़ी लड़ाई में हिस्सा नहीं ले सकती थी। रंबल। बाई निंगबिंग ने आसमान की तरफ देखा। बादलों का समुंदर गरज रहा था। फैंग युआन के अंदर जाने के बाद लहरें और भी तेज हो गई, जैसे सफेद बादलों में सुनामी आ गया हो। उसी समय बिजली की गरज जैसे धमाके लगातार गूंज रहे थे। लाइफ ची, डेथ ची, स्वॉर्ड ची, ब्लेड ची, डस्क ची, डॉन ची। बाई निंगबिंग ये नज़ारा देखकर चौंधिया गई। हर तरह की अनगिनत रूपों में इकट्ठा हो रही थी। वो पौधों, ब्लेड्स, तलवारों, भालों, जानवरों और पक्षियों जैसे लग रहे थे। वो सब किसी के ठीक बाहर इकट्ठा हो रहे थे, फिर फैंग युआन की तरफ एक घमासान लड़ाई के लिए बढ़ रहे थे। फैंग युआन को शुरू में भारी दबाव महसूस हुआ। वो मुश्किल से हिल पा रहा था, लेकिन जल्द ही उसने इस किलर मूव के कुछ राज खोल दिए। सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर उसका टाइम पाथ क्लोन विजडम गू के सामने बैठा था। विजडम की रोशनी का इस्तेमाल करके तेजी से अनलिमिटेड ची सी की जानकारी निकाल रहा था। थोड़ी देर और लड़ने के बाद फैंग युआन की चिंता कम हुई और वो दिल खोलकर हंसा, अपना पलटवार शुरू करते हुए। जहां भी वो गया हर तरह की रुकावटें हट गई और बर्बाद हो गई। उस कोई रोक नहीं सकता था। वो सीधा हेवनली स्पिरिट तक पहुंच गया। ची सी हेवनली स्पिरिट के मालिक बनने की शर्त बहुत सख्त थी। फैंग युआन यूज पूरा नहीं कर सकता था। ये जानकारी की जय की आत्मा से मिली थी। इस बीच ब्लड लाइट स्पिरिट सप्रेशन एक रैंक 8 लेवल हेवनली स्पिरिट के खिलाफ काम नहीं कर सकता था। इसलिए फैंग युआन आगे बढ़ा और की सी हेवनली स्पिरिट को मार दिया। जैसे हाई ची सी हेवनली स्पिरिट मारा, बिना मालिक का अनलिमिटेड ची सी किलर मूव तुरंत रुक गया। मैं हार मानता हूं। ची पिंगसू का शरीर कांप रहा था। वो फैंग युआन की जबरदस्त डिमोनिक ऑरा से पूरी तरह से दब चुका था। फैंग युआन ने यूज ठंडी नजरों से देखा। तुम काफी स्मार्ट हो, ठीक है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो ची एफए और कीकाई से भी सरेंडर करवाओ, वरना तुम सब एक साथ मर सकते हो। जी ची पिंगसू पूरे दबाव में था। यूज फॉर्मेशन में भेजे दिया गया। ची एफए और की सीआई को जब पता चला कि सी ग्रोटो हेवन पर कब्जा हो चुका है, उनका सारा हौसला टूट गया। कुछ देर हिचकिचाने के बाद उन्होंने पीले चेहरों के साथ सरेंडर कर दिया, अपनी लड़ाई रोक दी। और अब 5 शियांग के बेट से अनमोल रैंक 9 किलर मूव हेवन फॉर्म, 5 शियांग्स का पब्लिक ग्रोटो हेवन और 7 हाई ची सी ग्रोटो हेवन, सब कुछ फैंग युआन ने हासिल कर लिया था। चैप्टर 1644 बिग फैमिली ची ची सी ग्रोटो हेवन। आ जाओ। फैंग युआन की में बॉडी ने चिल्लाते हुए अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी 5 उंगलियों ने अपने सामने के अनलिमिटेड ची सी को पकड़ा। तुरंत एक नारंगी पीले रंग की अनलिमिटेड ची सी से बाहर निकली। ये की बेहद खास थी। ये चमकदार और जिंदा दिल थी, अपने पीछे एक लंबा निशान छोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। की के सिरे पर शुभ बादल मंडरा रहे थे। यह थी लक ची, एक तरह का इमॉर्टल मटेरियल। अनलिमिटेड ची सी में हर तरह की थी, लक की उनमें से एक दुर्लभ थी। क्योंकि 5 रीजन्स और 2 हेवंस में भी इतने बड़े पैमाने पर लक ची कम ही देखी जाती थी। अगर किसी को इमॉर्टल को थोड़ी सी भी मिल जाती तो वो बहुत लकी माने जाते थे। फैंग युआन ऐप किलर मूव अनलिमिटेड ची सी को डिसमेंटल कर रहा था। यह किलर मूव ची शियांग का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था। यह फैंग युआन के लुओपो सील और रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील जैसा था। इस अनलिमिटेड ची सी किलर मूव में भी इमॉर्टल मटेरियल्स का इस्तेमाल होता था। वो उसके द्वारा इकट्ठा की गई अनेकों प्रकार की थी। जितने ज्यादा प्रकार की बड़े पैमाने पर इकट्ठा की जाती, अनलिमिटेड ची सी उतना ही मजबूत होता। ऑफ कोर्स यह मूव न सिर्फ इमॉर्टल एसेंस खर्च करता बल्कि स्टोर की गई की को भी इस्तेमाल करता। भले ही वो इस्तेमाल ना हो, समय के साथ ये की धीरे धीरे अपने आप गायब हो जाती। इसलिए फैंग युआन ने पहले अनलिमिटेड ची सी किलर मूव का सामना तब किया था जब वो अपने पीक पर नहीं था। ए फ्लैट 5वां दिन था। जब से उसने किसी ग्रोटो हेवन पर कब्जा करने में सफलता पाई थी, वो यहीं आराम कर रहा था। 2 दिन पहले उसने अपनी सारी जीत को समेटा। उसने तीनों की क्लैन गू इमॉर्टल्स, ची पिंगसू, ची एफए और की काई के साथ एंस्लेवमेंट एग्रीमेंट्स भी बनाए। कुछ रिसोर्सेज जो सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में मूव किए जा सकते थे, उनका काम भी यंग वुजी और बाकी लोगों ने निपटा दिया था। इस बीच उसका खुद का फोकस किलर मूव अनलिमिटेड ची सी पर था। ये एक की पाथ किलर मूव था। यह फैंग युआन के लिए इस्तेमाल करने लायक नहीं था। इसे डिसमेंटल करने से उस बड़ी मात्रा में की मिलेगी जो काफी कीमती थी। और सबसे जरूरी,
फैंग युआन इन गू वॉर्म से तभी निपट सकता था जब वो किलर मूव को डिसमेंटल कर दे, वरना अगर उसने उन्हें जल्दी में रिफाइन किया तो यूज किलर मूव के बैकलैश का सामना करना पड़ सकता था। आखिरकार यह मूव पूरा और असाधारण था। इस रेट से सारी की निकालने में मुझे 3 दिन और लगेंगे। उसके बाद मैं इन इमॉर्टल गू को रिफाइन करूंगा। फैंग युआन ने मन हाइमन प्लान बनाया। अनलिमिटेड ची सी किलर मूव को बनाने में कई मॉर्टल गू वॉर्म्स का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन फैंग युआन को उनकी खास परवाह नहीं थी। उसका फोकस इमॉर्टल गू पर था। इस किलर मूव को बनाने वाले CHEH इमॉर्टल गूदर एक रैंक 8 इमॉर्टल गू था, जिसका नाम था बिग ची। यह किलर मूव का कॉ था। इसके अलावा कुछ रैंक 7 और 6 गू वॉर्म्स भी थे। फैंग युआन का सबसे ज्यादा ध्यान एक रैंक 7 इमॉर्टल गू पर था, जिसका नाम था बिग फैमिली ची। ये की पाथ गू वर्म हर तरह की को स्टोर कर सकता था, यहां तक कि ट्रिब्यूलेशंस की भी। ये आखिरी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण था। फैंग युआन ने एक बार कई स्मॉल फैमिली चीगू का इस्तेमाल करके अपनी ट्रिब्यूलेशन की को स्टोर किया था और ट्रिब्यूलेशंस पार करने में मदद ली थी। एक इमॉर्टल गू के रूप में बिग फैमिली की इस मामले में क्षमता कहीं ज्यादा मजबूत थी। इस इमॉर्टल गू के साथ मेन ट्रिब्यूलेशन की को स्टोर और रिलीज कर पाऊंगा। यह ट्रिब्यूलेशन से निपटने का एक बेहतरीन तरीका है। अगर कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस पावरफुल होंगे तो मैं इस गू का इस्तेमाल करके ट्रिब्यूलेशन की को अब्सॉर्ब करके उस कमजोर कर दूंगा। अगर वो कमजोर हुई तो मेन ट्रिब्यूलेशन ची रिलीज करके अपने लिए और डाउ मार्क्स हासिल कर लूंगा। इस गू का इस्तेमाल करके मैं बाहरी दुनिया के हेवन एंड अर्थ की को भी अब्सॉर्ब करके स्टोर कर सकता हूं। जब सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर को इसकी जरूरत होगी, मैं इस की को रिलीज कर सकता हूं। इससे मुझे अपने इमॉर्टल एपर्चर को हेवन एंड अर्थ ची अब्सॉर्ब करने और सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर को स्टेबलाइज करने के लिए प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलग अलग हालात में अलग अलग जरूरतें होती हैं। ये जरूरी नहीं था कि एक हायर रैंक वाला इमॉर्टल गू इमॉर्टल के लिए ज्यादा मददगार हो। इस मामले में रैंक 7 बिग फैमिली की उसके लिए रैंक 8 बिग ची से कहीं ज्यादा मददगार था। इंची पाथ इमॉर्टल गू को रिफाइन करने में फैंग युआन का समय और एनर्जी खर्च होगी, लेकिन फैंग युआन के रिफाइनमेंट पाथ में क्वाजी सुप्रीम ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट लेवल और थेफ्ट पथ में ग्रेट ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट लेवल, साथ हाई ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड और दूसरे मेथड्स की वजह से कोई मुश्किल नहीं थी। जैसा फैंग युआन ने सोचा था, कुछ दिनों बाद उसने यहाँ की सारी की अब्सॉर्ब कर ली। ये सारी की अलग अलग तरीकों से स्टोर की गई, जिन्हें फैंग युआन नहीं रख सकता था। उन्हें सीधे ट्रेजर येलो हेवन में बेच दिया गया। सिर्फ ये की हाई नहीं, चीसी ग्रोटो हेवन और 5 शियांग के पब्लिक ग्रोटो हेवन के कुछ रिसोर्सेज भी फैंग युआन ने अपनी जरूरत के रिसोर्सेज के बदले बेच दिए। आमतौर पर वो सामान के बदले सामान का सौदा करता था। इमॉर्टल एसेंस स्टोन से जुड़े ट्रांजैक्शंस कम ही होते थे। क्योंकि फैंग युआन रैंक 8 पर एडवांस हो चुका था, अब उसके पास व्हाइट लिची इमॉर्टल एसेंस था। व्हाइट लिची इमॉर्टल एसेंस का एक दाना एक तरह से रेड डेट इमॉर्टल एसेंस के 100 दानों के बराबर था, जो ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस के 10,000 दानों के बराबर था। इसका मतलब था 10,000 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स को एक व्हाइट लिची इमॉर्टल एसेंस के दाने में कन्वर्ट किया जा सकता था। कन्वर्शन रेट बहुत ही खराब था। इसलिए ज्यादातर मामलों में रैंक 8 गू इमॉर्टल्स अपने खुद के इमॉर्टल एसेंस के दाने बनाते और उन्हें स्टोर करते थे। फैंग युआन के सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में टाइम पथ के भरपूर रिसोर्सेज द वो तेजी से व्हाइट लिची इमॉर्टल एसेंस के दाने बना सकता था। यूज इमॉर्टल एसेंस स्टोन से बाहरी रिप्लेनिशमेंट की जरूरत नहीं थी, खासकर जब ये रिप्लेनिशमेंट इतने महंगे और बेकार रेट पर मिल रहा हो। फैंग युआन के कल्टीवेशन रिसोर्सेज ज्यादातर इमॉर्टल मटेरियल्स के बदले ट्रेड किए जाते थे, क्योंकि अब वो बड़े पैमाने पर गू रिफाइन करने वाला था। जब फैंग युआन की पाथ इमॉर्टल गू को रिफाइन करने पर फोकस कर रहा था, यिंग वुजी चुपके से उससे मिलने आया। वो अब एक फीमेल बॉडी में नहीं था, उसने सदर्न बॉर्डर के यांग क्लैन के एक गू इमॉर्टल की बॉडी ले ली थी, जिसके सोल पाथ डाउ मार्क्स कंपैटिबल थे। लड़ाई में फैंग युआन उसके इस्तेमाल के लिए कुछ पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज भी बना देता। यिंग वुजी ने सावधानी से कहा, सेक्ट लीडर, आपने तीनों की क्लैन गू इमॉर्टल्स के सारे इमॉर्टल गू रिफाइन कर लिए हैं, लेकिन आपने उन्हें वापस कर किराए पर दे दिया। ये उन्हें कंट्रोल करने का अच्छा तरीका है। लेकिन आप ये बाइनिंग बिंग पर क्यों नहीं इस्तेमाल करते? भले ही वो अभी आपके लिए बहुत काम की है, ये सिर्फ टेम्पररी है। भविष्य में आपका आइस और स्नो पाथ अटेनमेंट बढ़ जाएगा। इसके अलावा बाइनिंग बिंग के पास किलर मूव बाय शियांग है, ये बहुत पावरफुल और खतरनाक है। भले ही वो शैडो सेक्ट ज्वाइन कर ले और अलायंस एग्रीमेंट कर ले, वो उस आसानी से तोड़ सकती है। शायद मैं अपनी हद पार कर रहा हूं, लेकिन आप बाइनिंग बिंग के साथ कुछ ज्यादा ही नरम लग रहे हैं।
फैंग युआन मुस्कुराया और उसने अपना सर हिलाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम उस नहीं समझते। वो एक ऐसी इंसान है जिसे मौत से डर नहीं लगता। अगर मेन यूएसपी यह ट्राई करूंगा तो वो सरेंडर करने के बजाय मरना पसंद करेगी। भले ही मेरे पास उसके ज्यादातर इमॉर्टल गू रखने के तरीके हैं, लेकिन उसका फायदा क्या? तुमने रिवर्स फ्लो रिवर की लड़ाई में देख ही लिया है। मुझे हेवनली कोर्ट के मेंबर्स को रोकने के लिए मैन पावर चाहिए। तुम्हारी अभी की स्ट्रेंथ के साथ तुम में से कोई भी इसमें मेरी मदद नहीं कर सकता। बाइनिंग बिंग जिसके पास किलर मूव बाय शियांग है, वो बहुत वैल्यूएबल है। उसकी आइडेंटिटी और हालात के हिसाब से वो हेवनली कोर्ट की तरफ नहीं जा सकती। साथ ही उस अपनी मेल बॉडी वापस पाने के लिए येन यांग रोटेशन इमॉर्टल गू को रिफाइन करवाने के लिए मेरी जरूरत है। फैंग युआन के पास रिफाइनमेंट पाथ क्वाजी सुप्रीम अटेनमेंट लेवल था, जबकि बाइनिंग बिंग को खुद इमॉर्टल गू रिफाइन करने पर कोई भरोसा नहीं था। हम बहुत बेकार हैं। यिंग वूजी ने अपना सर झुका लिया। फैंग युआन दिल खोलकर हंसा। मैं तुम्हारा दूसरा इरादा समझता हूं। मैं तुम लोगों का ध्यान रखूंगा और तुम्हारी बैटल स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा। पहले फैंग युआन का कल्टिवेशन लेवल सिर्फ रैंक 7 था, उस खुद को प्रायोरिटी देनी पड़ती थी। लेकिन अब वो रैंक 8 था। यिंग वूजी, ही लू लैन और दूसरों की बैटल स्ट्रेंथ बढ़ाना फैंग युआन के लिए सोने पे सुहागा जैसा था। ऑफ कोर्स दूसरे कारण भी थे। पहले फैंग युआन के पास इसके लिए समय या एनर्जी नहीं थी, लेकिन अब एक रैंक 8 होने के नाते, भले ही वो हेवनली कोर्ट के सामने कमजोर था, आम लोग अब उससे पंगा नहीं ले सकते थे, बल्कि उन्हें उससे बचना पड़ता था। और फैंग युआन के डिडक्शंस को ब्लॉक करने के पावरफुल मेथड्स के साथ, जब तक वो रिवर ऑफ टाइम में नहीं जाता, वो सुरक्षित था। ऐसे हालात में फैंग युआन शांति से अपने सबऑर्डिनेट्स को मजबूत कर सकता था। यूज एक मजबूत एहसास था कि ये लोग भविष्य में काम आएंगे। इसके अलावा उनका कल्टिवेशन लेवल बढ़ाना आसान था। वो मुख्य रूप से टाइम पाथ मेथड्स का इस्तेमाल करके उनके इमॉर्टल एपर्चर्स में समय की गति को तेज कर सकता था। भले ही उनके कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस आते, वो उन्हें पार करने में उनकी मदद कर सकता था। यिंग वूजी को फैंग युआन का वादा मिला और वो खुशी खुशी चला गया। आगे अपने खाली समय में फैंग युआन ने ही लू लन को बुलाया। मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूं। फैंग युआन ने किड गू इमॉर्टल हे चेंग को बाहर निकला। हे लू लैन ने अपनी एवी फैला कर देखा। वो गुस्से से लाल थी। ही चेंग के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती थी। भले हाई हे चेंग उसका बाप था, उनके बीच गहरी नफरत थी। हे लू लैन ने हद पार नहीं की। वो देखती रही जब फैंग युआन ने ही चेंग को वापस अपने इमॉर्टल एपर्चर में स्टोर कर लिया। वो खून भरी अन्न से तेजी से सांस ले रही थी, जबकि उसने दांत पीसते हुए कहा, तो हे चेंग पूरे टाइम सेक्ट लीडर के पास था। क्या आप उस शामिल करने की सोच रहे हैं? फैंग युआन दिल खोलकर हंसा। फिक्र मत करो, उसके मुकाबले तुम्हारी वैल्यू मेरी नज़र में ज्यादा है। बस मेहनत से कल्टिवेट करो और कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस जमा करो। मुझे यकीन है कि एक दिन तुम अपना बदला जरूर ले पाओगी। मैं समझ गई। हे लू लैन ने फैंग युआन को देखा। अब तक वो उससे बहुत आगे निकल चुका था। इस फर्क ने यूज बेहद लाचार महसूस करवाया। चैप्टर एंड।